नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं दीपक चौरसिया और बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में आज हम बात करेंगे सीट बंटवारे पर महागठबंधन में हो रहे टकराव की। एक तरफ तो एनडीए में सीट शेयरिंग थोड़ी बहुत खींचतान के साथ हो गई है, लेकिन महागठबंधन में टकराव थमा नहीं है। हालात ये है कि 11 सीटों पर सहयोगी दल की एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इसके अलावा बात प्रशांत किशोर के आरोपों पर भी होगी। साथ ही नीतीश कुमार को पप्पू यादव के ताजा ऑफर की भी बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। कल नामांकन के दूसरे और आखिरी फेज के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। यहां मुख्य लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को अच्छे से सुलझा लिया, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में नामांकन की आखिरी तारीख तक भी कई सीटों पर आम सहमति नहीं बन पाई। कम से कम 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपस में टकराव के हालात बन गए हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। 4 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी के खिलाफ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जिन 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं वो है सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और नरकटियागंज। सिकंदरा में आरजेडी से उदय नारायण चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के विनोद चौधरी से होगा। कहलगांव में आरजेडी से रजनीश भारती का मुकाबला कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा से होगा। सुल्तानगंज में आरजेडी के चंदन सिन्हा और कांग्रेस से लल्लन यादव आमने सामने हैं। वैशाली सीट पर आरजेडी से अजय कुशवाहा का मुकाबला कांग्रेस के संजीव सिंह से है। नरकटियागंज में आरजेडी से दीपक यादव के सामने कांग्रेस से शाश्वत केदार पांडे हैं। इसी तरह 4 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो 2 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी में दोस्ताना मुकाबला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष कुमार पांडे हैं, मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान हैं और मेरे साथ डॉक्टर राहुल यादव हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, ये क्या दिखाता है? जो पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर की जो पूरी गांठें हैं वो अभी तक संपूर्ण रूप से अगर उसको देखा जाए तो उसको अभी तक हम अगर खास करके आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, एनसीपीआई, एमएल के जो उम्मीदवार हैं, जो उनके अपने दावे थे, उन दावों के को अभी तक वो लोग पाट नहीं पाए हैं कि कौन जाके कहाँ पे खड़ा होगा और कहाँ पे किनको किससे फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुझे लगता है 11 में से कुछ ऐसी सीटें रहेंगी जहाँ पर कि ये फ्रेंडली मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण ये भी बताया जा रहा है, कुछ जो जानकार जो हैं, जो वहाँ पे राज्य में पॉलिटिक्स को जो चलाते हैं, गठबंधन के पॉलिटिक्स को वहाँ पे, उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि ये एक रणनीतिक हिस्सा भी है उनके राजनीति का, चुनावी राजनीति का। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है ये कवर अप है या वाकई कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो कुछ भी है, जो पब्लिक परसेप्शन में है कि ऑल इज़ नॉट वेल, अगर इसको आप एक मतदाता के नज़रिए से देखेंगे तो मतदाता जिनको देख रहे हैं, बगल में कोई बड़े नेता आते हैं तो वो बीजेपी पे हमलावर होंगे और दूसरे पार्टी के नेता पे हमलावर होंगे और फिर जो है यहाँ पे एक दूसरे से लड़ेंगे, तो उसका मैसेज जो ग्राउंड पे जाता है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं जाता है। तो गठबंधन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कायदे से तो कोशिश ये होनी चाहिए कि गठबंधन के जो तमाम नेता हैं महागठबंधन के, उनको अभी भी कुछ समय है और आखिरी समय तक वो कोशिश करके उनको मना लेना चाहिए और इस पे साफ साफ जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन अगर 11 सीटों पे एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे तो कम से कम जो आसपास की सीटें हैं, 11 का मतलब होता है कि 11 दूना 22 या 25-30 सीटों पे आपको दिखेगा कि उसका सीधा सीधा खामियाजा उनको होगा। क्योंकि आप ये चीज़ जो है, एक तरफ दोस्ती है वहाँ बगल में दुश्मनी है, ये दोनों चीज़ें साथ चलना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के जो नेता हैं वो इस बात पे अभी ज़रूर इसका प्रयास कर रहे होंगे कि इस बात को सुलझा लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ जिन उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नाम अभी आपने गिनाए, उससे ऐसा लगता है कि ये काम बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है।
कम्युनिकेशन गैप कांग्रेस और आरजेडी के बीच, और आरजेडी और सीपीआई सीपीएमएल के बीच, और कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम और सीपीआईएमएल के बीच, ये आपको लगता है ये कम्युनिकेशन गैप के कारण है? और सवाल है, अगर कम्युनिकेशन गैप है तो फिर गठबंधन का, महागठबंधन का अस्तित्व है क्या, कि अगर आप अपने ही नेताओं में आपस में बात नहीं कर पाते हैं? देखिए, एक जो कि आप राजनीति को बहुत करीब से आप कवर किए हैं, 30 साल 35 साल से आप भी देखे हैं, कांग्रेस और आरजेडी क्या एक दूसरे के पूरक हैं या आंतरिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को बढ़त मिलेगी तो वो आरजेडी के कॉस्ट पे होगा, और आरजेडी कांग्रेस को बढ़ते हुए, मतलब ये आप सियासी मजबूरी कह लीजिए कि आज ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मजबूरी है, ये एकदम मजबूरी है, नहीं तो ये सियासी जरूरी नहीं है, आरजेडी के लिए भी नहीं और कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि अगर उनको अपना जो जनाधार है उसको बेहतर करना है, उस जनाधार को खत्म करने वाली पार्टी अगर कोई बिहार में है कांग्रेस के जनाधार को खाने वाली, तो वो आरजेडी है। जो सबसे बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस, मुस्लिम और दलित, ये तमाम लालू प्रसाद यादव जी लेके गए थे। तो आज ये एक द्वंद्व, ये आज के नहीं है, ये शुरुआती द्वंद्व है, और जब तक लालू प्रसाद यादव थे तब तक कांग्रेस को उन्होंने लगातार अपने दबाव में रखा, अपने हिसाब से रखा, नियंत्रित रखा। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है, ये वोट यात्रा से उनकी शुरुआत हुई और अभी तक जो ये कशमकश आप देख रहे हैं और रस्साकसी ये देख रहे हैं, उसका एक कारण वो भी है कि बुनियादी तौर से आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के परस्पर विरोधी आप कह सकते हैं, वो है बुनियाद में। लेकिन अभी चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन, उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है, इस अलायंस के पीछे की जो मंशा है वो है कि भाई हमें सत्ता चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कथित तौर पर उनको रोकना है। तो जो सामने दिखता है वो एक गठबंधन का जो हम इस वक्त शक्ल देख रहे हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो रियल गठबंधन नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये एक अननेचुरल गठबंधन। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि उनको बीजेपी को रोकने के लिए आना पड़ा, नहीं तो स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे के जनाधार के लिए एक बड़ा खतरा है। जी, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है उसका। उनका भी जनाधार माइनॉरिटी वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, अपर कास्ट से जुड़ा हुआ है, और माइनॉरिटी वोट बैंक से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं तेजस्वी यादव भी। और ये उनकी सियासी मजबूरी है कि इस माइनॉरिटी गठजोड़ को या माइनॉरिटी वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए वो कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं, ये उनकी सियासी मजबूरी भी है। लेकिन आरजू खान साहब, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं, मैंने ऐसा सुना कि कृष्णा अल्लावरू ने फोन किया तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव ने कहा कि संजय यादव से बात करो, और उसके बाद कृष्णा अल्लावरू ने संजय यादव से बात नहीं की, और संजय यादव का फोन कृष्णा अल्लावरू के पास गया, तो कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि आप मेरे समकक्ष हैं राजेश राम, तो आप मुझसे मत बात करिए, राजेश राम से बात करिए। ये क्या हो रहा है नेताओं के बीच आरजू खान साहब? ये सब सिर्फ परसेप्शन एक गढ़ी जा रही है, हकीकत इसमें कुछ नहीं है। सच्चाई अगर पूछिए तो यही है। और जिस तरीके की जो मतलब खामियां और कमियां हमारे महागठबंधन के अंदर दिखाई जा रही है उस फ्रेंडली फाइट को लेके, उसका ये सिर्फ एक जो है परसेप्शन क्रिएट करके उसका चुनावी लाभ। पर फ्रेंडली फाइट तो हो रही है ना 11 सीटों पर आरजू भाई। हम तो बोल रहे हैं, हम इससे इनकार कहां कर रहे हैं दीपक चौरसिया जी, हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं। फ्रेंडली भी कह रहे हैं, फाइट भी कह रहे हैं, दोनों चीजें साथ में चलती है। दोनों फाइट करेंगे तो फ्रेंडली क्या होता है ये समझा दीजिए आप। नहीं, फाइट तो फ्रेंडली भी होता है सर। कैसे समझाएंगे आप मतदाता को, कैसे समझाएंगे? उससे हम समझा लेंगे, हम जैसे ही चुनाव में तो फिर 243 में समझा लेते आप, अगर ऐसी ही बात थी तो। हम एकदम समझा लेंगे। बिहार की जनता समझती है, और बिहार की जनता यह भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यूनाइटेड का नेचुरल गठबंधन नहीं है। यह भी वक्त के हिसाब से चल रहा है, सियासी समीकरण के हिसाब से चल रहा है। बिहार की जनता यह भी जानती है, इस चीज को भी उनको बखूबी जानते हैं, और उनको फिर से हम बताएंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिहार की जनता, बिहार की आवाम जानती है इन सब चीजों को। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बिहार की जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और जो जनता दल यूनाइटेड के जो कैबिनेट के मिनिस्टर है, जिस तरीके से उनके ऊपर चढ़ाई कर रही है, ये सीधा जीता जागता नमूना है। और जो अगर कमियां, जो खामियां, जो त्रुटियां जो रह गई है, 2 दिनों के बाद जैसे ही पूरा महागठबंधन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जमीन पर उतरेगा और प्रचार प्रसार में लगेगा, सारी चीजें आपको प्रचार में भी बीजेपी वाले आगे निकल गए। आज नीतीश कुमार जी ने रैली शुरू कर दी, योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले कर दी, प्रधानमंत्री कारपेट बमिंग करने वाले हैं, अमित शाह वहां पहुंच गए हैं, और आप सीटों का झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जहां तक अमित शाह जी की बात रही, जहां तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात रही,
पिछले बार उन्होंने 56 या 65 सभाएं की थी, उसका रिजल्ट क्या निकला? नील बटा सन्नाटा। तो वो आते हैं बिहारी सरकार तो बनी का ना, स्वागत करने जाते हैं सरकार दिवाली बनी, के बाद सरकार बनी, सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी वहां पे। हमने आपको पता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1 और नंबर 2 बीजेपी नहीं थी, लेकिन उस समय उसके बाद बीजेपी नंबर 1 नंबर 2 के पार्टी में आप देखें तो बीजेपी है, आरजेडी नंबर 1 पार्टी यही तो आपको दिलीप जी, यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। परिस्थितियों का गठबंधन है, आप ये भी तो बताइए। जनता ये मजबूरियों जो मजबूरियां हैं आपकी, जो मजबूरियां हैं उसका गठबंधन है, इसको स्वीकार करिए, जनता उसके बाद तय कर देगी। आप कहते हैं महागठबंधन है, महागठबंधन में 11 पे लठबंधन चल रहा है, तो आप इसको समझाना पड़ेगा आपको, ये हमें मत समझा, हमें समझाने से आप अपने आप को समझा लेंगे, समझ जाएंगे। दिलीप जी समझ जाएंगे। चलिए हमारी शुभकामनाएं, हम समझा लेंगे। चलिए हम देखते हैं किस तरह समझाते हैं, लेकिन सीधे चलते हैं डॉक्टर राहुल यादव के पास। डॉक्टर राहुल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राहुल यादव जी, ये सिचुएशन आई क्यों कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना पड़ रहा है? महागठबंधन तो पहले ही इंप्रेशन में चूर चूर हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए दीपक जी, ये फ्रेंडली फाइट हमारी पहले भी होती रही है और ऐसा नहीं है कि आज ही हो रही है। ये हमारे पहले भी ऐसा बहुत सारे प्रदेशों में हमारे ये सारी चीजें रही है। ये वहां पर फ्रेंडली फाइट होती है जहां पर यहाँ राजद भी मजबूत है, वहां कांग्रेस भी मजबूत है। अनंतोगत्वा जीतना प्रत्याशी हमारे महागठबंधन का ही है, क्योंकि वहां एनडीए का कहीं कोई जनाधार नहीं है, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है। तो वहीं पर हमारी फ्रेंडली फाइट हो रही है, जहां पर हम दोनों लोगों ने यही डिसाइड किया कि सब जीतना अंतोगत्वा हमें ही है, ये कैसे भी करके। तो खड़ा क्यों किया लेकिन भाई? जब एनडीए जीत का रही वहां था तो कोई दूसरा खड़ा क्यों किया? राहुल यादव जी, ये भी तो समझाइए। ये तो हास्यास्पद बात लग रही है ना, इसमें कोई नीति है ना रणनीति है। मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए। देखिए, ये हमारी एक रणनीति का हिस्सा है। बहुत सारे समीकरण राजनीतिक पार्टियों को साधने होते हैं, उस रणनीति के तहत ही ये हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी राजद और कांग्रेस के आमने सामने 11 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। ये हमारी रणनीति है और हम यहाँ इसको मीडिया डिबेट्स में इनको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। आज जो सिर फुटबॉल की जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये लगातार एनडीए के अंदर बनी हुई है। जिस तरीके से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को मानसिक रूप से रिटायर किया है और मांझी जी कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार जी के गुस्से से बिल्कुल सहमत हूं कि जेडीयू की आवंटित सीटों पर उम्मीदवार क्यों उतारे जा रहे हैं, वो बिना सिंबल के उतारे जा रहे हैं और सबको मालूम है कौन उतार रहा है, किसके इशारे पर हो रहे हैं। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में जिस हनुमान ने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए मोदी जी के हनुमान जी ने उनकी मदद करी थी, वो सारा बिहार की जनता जानती है। और 2020 का बदला 2025 में लेंगे, ये कौन कह रहे हैं? ये जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं। आप तेजस्वी से लेंगे सीट बंटवारे के बाद फाइट करके। लालू जी तो कांग्रेस को वहां नियंत्रित में इतने सालों से रखा। नंबर 2 की आप वहां पे किया था ना, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। आप अपना तो वक्त है तो सवाल बात रखिएगा। मैंने सवाल पूछ रहे मत गिराइए। डॉक्टर साहब सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, नाराज ना होइए। आप डिबेट देखिए। सीट बंटवारे के बाद हमारे कार्यकर्ताओं के घर में खाना नहीं बनाइए, किसका बयान था? उपेंद्र कुशवाहा का। तो सिर फुटबॉल कहां है? हमारे यहां तो बिल्कुल कोई भी नहीं है। बिल्कुल हमारी फ्रेंडली फाइट है। आप खुद ही कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट है, तो फ्रेंडली फाइट रहने दीजिए इसको। आज जो डिस्कशन का विषय है, आज जो 18 साल की एनडीए की सरकार है और 11 साल की इनकी डबल इंजन की सरकार है, आज ये अपने रिपोर्ट कार्ड देने से बिहार की जनता को बच रहे हैं। क्या आज बिहार में पलायन का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्यों में है, सबसे नीचे ना आपने पलायन का मुद्दा उठाया, ना बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। डॉक्टर साहब, आप तो वोट अधिकार यात्रा लेकर निकल लिए। ना आपने पलायन उठाया, ना बेरोजगारी उठाया, ना कानून व्यवस्था उठाया, ना खस्ता हाल जो है शासन व्यवस्था, इसका मुद्दा उठाया। नहीं, बशर्ते कि मीडिया के कैमरों की नजर उधर जाए। हम तो लगातार उठा रहे हैं। अब आपके कैमरे उधर नहीं जा रहे तो उसमें तो हम भी क्या कह सकते हैं? अब वोट यात्रा तो कवर कर ही रहे थे सारे चैनल और सारे मीडिया लाइव दिखा रहे थे भाई वोटर अधिकार यात्रा को। डॉक्टर राहुल यादव साहब, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पे देखी गई है। अब जाके चेक करिएगा। चलिए, दूसरा, मैं आपको जो बात इन मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके की चीजें, और जब इनके पास कुछ नहीं बचा और 18 साल की जवाबदेही जब इनकी है,
और उसका रिपोर्ट कार्ड ये नहीं रख पा रहे, तो ये सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। आज 18 साल से ये सत्ता में है, पर न शिक्षा सुधरी है, न स्वास्थ्य सुधरा है, न रोजगार सुधरा है। नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है वो दरअसल कुप्रबंधन की मिसाल बन चुका है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि हर तीसरा बिहारी गरीब है। 94 लाख परिवार 200 रुपए रोज से कम कमा रहे हैं। 64% जो परिवार हैं वो उनकी मासिक आय 10,000 से भी कम है। सिर्फ 6% लोग ही ग्रेजुएट हैं। और सबसे बड़ा तथ्य यह है कि बिहार आज भी भारत का सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, चलिए मनीष क्या कुमार बिहार पांडे का जी ये के मुद्दा पास नहीं चलते हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, बीजेपी डॉक्टर और राहुल यादव साहब प्रधानमंत्री यही सवाल लेकर मनीष पांडे जी के पास चलते हैं। मनीष पांडे जी वो कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट उनकी रणनीति का हिस्सा है, राजनीति का भी और रणनीति का भी। आपको क्या दिखाई देता है? नहीं, उन्होंने बहुत मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि इतनी सच्ची बातें डिबेट में करते हैं। इन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, यह पहले भी कई बार हो चुका और कई राज्यों में हो चुका है और परिणाम भी सामने है। आज कितने राज्यों में इनकी सरकारें हैं? लोकसभा में क्या हुआ? 99 सीट पाकर इनके जो मेन प्रवक्ता है वो किस प्रकार से खुशियां जाहिर कर रही थी। भाई ये इनकी रणनीति का हिस्सा है, तो आपको तकलीफ क्यों है? तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। ये रणनीति बना रहे थे, आपको याद होगा जब ये बिहार में यात्रा निकाल रहे थे, सभी लोगों ने देखा। उस समय 5 दिनों की बिहार विधानसभा की अंतिम सत्र थी। 5 दिन हंगामा चलता रहा एसआईआर के ऊपर, लेकिन बिहार में बाढ़ आने वाले थे, बिहार में किसानों के फसल लगाने के समय थे। ना तो किसानों की चिंता किसी को हुई, ना ही बाढ़ की चिंता हुई। 5 दिन का सदन अंतिम सत्र बिना किसी सरकारी चर्चा के समाप्त हो गया। ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। भाई आपको क्यों तकलीफ हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अब देखिए, ये फ्रेंडली फाइट को मानते हैं ये। अब देखिए, फ्रेंडली फाइट की बात जब होती है तो जैसे कह रहे हैं ना, हमारे यहां भी बहुत लोग नाराज हुए, हमने उनको मनाया। हमारे कार्यकर्ता, इन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई लोग हमारे खाना बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति है, महत्वाकांक्षा हर लोगों के अंदर होती है, लेकिन अनुशासन होता है किसी भी चीज का। उन कार्यकर्ताओं को मनाने की, हमारे लोगों ने भी तो नॉमिनेशन किया या नॉमिनेशन करने जा रहे थे, नाराज थे, हमने उनको मनाया। राजनीति की तो ये बड़ी बात होती है कि आपके लोग आपसे मानते हैं। यही तो एक प्रकार की यूएसपी है गठबंधन की, पार्टी की, कार्यकर्ताओं का, नेता का। आपके नेता का बात ही ना माने अगर आपका कार्यकर्ता, तो काहे का नेता भाई। लेकिन यह आपकी रणनीति का हिस्सा है, आपको मुबारक हो। लेकिन हां दीपक जी, हमारे नेता अमित शाह जी ने पटना के धरती से कहा कि ये जो महागठबंधन की कमजोरियां हैं, वह कमजोरियां हमारी ताकत नहीं है। ये इनकी जो विफलताएं हैं रणनीति की, यह हमारी ताकत नहीं है। भाई आज मैं देख रहा था, किसने कहा कि दलित झुकेगा नहीं? आपको तो, मैं तो पूछना चाहता हूं भाई, महागठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से, कांग्रेस और आरजेडी दोनों बैठे हैं। भाई बिहार का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो दलित समाज से आता है, वह कहता है कि दलित झुकेगा नहीं, इनकलाब होगा। यह तो बिहार की धरती के लिए बड़े शर्म की बात है, हम सारे राजनीतिक पार्टियों के। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आरजू भाई और राहुल भाई को यह बताना चाहिए कि क्यों बिहार का दलित, कौन है जो बिहार के दलित को झुका रहा है। यह बिल्कुल बात सामने आनी चाहिए। क्यों इनकलाब की बात हो रही है? क्यों उस दलित को आज भीम, संविधान, डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब की याद आ रही है? कौन झुकाने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए, कहने का मतलब, इसी सवाल को आगे ले चलेंगे। लेकिन समीर चौगांवकर साहब, आरजू भाई, मैं इसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। समीर चौगांवकर साहब, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है और एनडीए ने जो अपने कैंपेन की आज नीतीश कुमार के साथ शुरुआत कर दी, इससे पहले योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर चुके हैं, अमित शाह कैंपेन कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी 4 दिनों के लिए कैंपेन करने के लिए जाने वाले हैं। इन तमाम चीजों के बीच क्या आपको नहीं लगता फर्स्ट मूवर एडवांटेज में फिलहाल एनडीए दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से दीपक जी, एनडीए बढ़त फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन देखिए, महागठबंधन की समस्या क्या है? भानुमति का कुंभा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जो कहते हैं ना, और वो स्थिति इस समय नजर आ रही है। राहुल गांधी 2 दिन पहले दिल्ली में इमरती बना रहे थे,
बिहार के अंदर जिस तरीके से एक इमरती बनी हुई है इनके गठबंधन की, कितनी गोल गोल बनी है कि उसका सिरा किसी समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी के लिए जरूरी था कि बिहार में जाकर जो गठबंधन, महागठबंधन के अंदर जो पेच फंसा हुआ उसे सुलझाते। राहुल गांधी आखिरी बार बिहार कब गए थे? राहुल गांधी तो आखिरी बार बिहार कब गए थे? जब उन्होंने वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, उसका समापन किया, उसके बाद से राहुल गांधी बिहार नहीं गए। दिल्ली में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आते हैं कोर्ट के लिए, लेकिन उनकी राहुल गांधी के साथ बैठक नहीं हो पाती क्योंकि राहुल गांधी मिलते नहीं। उसके बाद राहुल गांधी कोलंबिया में रहते हैं। तो राहुल गांधी अगर बिहार नहीं जाएंगे, तेजस्वी को समय नहीं देंगे मिलने का, राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर बात नहीं करेंगे, तो गठबंधन का यही होने वाला है। राहुल गांधी बिहार का चुनाव अपने बिहार के प्रभारियों के हवाले कर दिया है। तेजस्वी यादव, संजय यादव जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो यही यश होगा कि 6 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने। देखिए, मतभेद होता है, कोई भी दो राजनीतिक दल होंगे तो उन्हें मतभेद होगा, लेकिन मतभेद आपके मनभेद में बदल जाए, ये ज्यादा अच्छी पोजीशन होती है अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में पत्रकार वार्ता कहते, सारे टिकट साथ में जारी करते और कहते कि इन 6 सीटों पर हम फ्रेंडली लड़ने वाले हैं, हाथ मिला के कहते कि हम दोनों इस पर लड़ेंगे, तो इस पर विवाद होता नहीं। आप टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं रहे हो, बैठकें आपकी हो नहीं रही है। इंडिया के अंदर सारी टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव कब करेंगे, राहुल कब करेंगे? क्या दोनों संयुक्त रैलियां करने वाले हैं? संयुक्त रैलियां क्या होगी? क्या महागठबंधन का एक संयुक्त घोषणा पत्र आने वाला है? क्या महागठबंधन ने क्या तय किया कि किस आधार पर वो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को घेरेगा? तो पप्पू यादव कल कहते हैं कि गठबंधन से कांग्रेस को बाहर हो जाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि पप्पू यादव टिकट बांट रहे हैं। केसी वेणुगोपाल को वेणु जी करके वो जिक्र कर रहे हैं कि वेणुगोपाल किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की ये स्थिति होगी तो जनता सब देखती है ना। आप जनता चुनाव लड़ने जा रहे हो, 20 साल के नीतीश कुमार के खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, उस नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसने महिलाओं को 10,000 रुपए क्या अग्रिम राशि खाते में वो दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार के लिए 1 और 1 11 है। ऐसे नेता अगर वहां पर उपस्थित है, उनको अगर 20 साल सत्ता के बाहर करने के लिए आप जा रहे हो, तो इस तरह की आप रणनीति बनाओगे तो चुनाव परिणाम तो मुझे लगता है पहले ही स्पष्ट हो गया है। कल ही दोनों फेज के चुनाव में नामांकन का डेट चला गया है। पहले फेज में 121 सीटों का विड्रॉवल का नाम डेट निकल चुकी है। 23 तारीख आखिरी दिन है सेकंड फेज के नॉमिनेशन विड्रॉवल की। क्या अभी तक इन्होंने संयुक्त रूप से किसी चीज की घोषणा करी है? पहली बार ऐसा हुआ कि आरजेडी नॉमिनेशन के दिन तक अपनी सूची जारी नहीं कर पाई। कांग्रेस सूची रात को जारी करती, सुबह जारी करती है, शाम को नॉमिनेशन खत्म हो रहा है 47 उम्मीदवारों की। कौन कहां से उम्मीदवार उतर रहा है, कौन किसके साथ है, नहीं है। माले अपनी 20 उम्मीदवारों की सूची अलग जारी कर देती है। झारखंड के मुख्यमंत्री की जो पार्टी है वो कहती है 5 सीटों पर अलग लड़ेंगे। गठबंधन में नहीं है, क्योंकि जेएमएम की एक खबर मेरे पास आ रही है जिसको दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जेएमएम ने बिहार चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। खबर यह है कि महागठबंधन में आपसी टकराव के बाद पार्टी ने फैसला लिया है। जैसे यह खबर आई, एनडीए के नेता महागठबंधन पर हमलावर हो गए। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेता के रूप में काम नहीं किया और झारखंड में गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा, और यह बात खुद जेएमएम भी कह चुकी है। देखिए, निसंदेह जेएमएम ने जिस तरह से राजद की कोई हैसियत नहीं होने के बाद भी झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सीटें मिली और बिहार में उन्हें ये उम्मीद थी कि उसी गठबंधन धर्म का निर्वहन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ठेंगा दिखाने का काम तेजस्वी यादव ने किया है, झारखंड के गठबंधन पर भी उसका असर पड़ेगा। तो निसंदेह झारखंड के गठबंधन पर असर पड़ेगा। खबर तो यहां तक आई है कि गठबंधन को रिव्यू करा जाए। हेमंत सोरेन इस तरह की बात भी सोच रहे हैं। एक नई मुसीबत राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां। वैसे भी वहां पे कांग्रेस और जेएमएम के बीच, कांग्रेस और आरजेडी के बीच, ये जो 3 पार्टियां झारखंड में हैं,
और जो 3-4 पार्टियां आपको बिहार में दिख रही हैं, ये मैं वही बता रहा था कि इन तमाम पार्टियों को अगर आप देखें, लेफ्ट पार्टीज केरला में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है। कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के खिलाफ रही है शुरू से, अगर हम देखें झारखंड में भी, और पहले बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था। तो बिहार और झारखंड में भी अगर आप देखें, बिहार झारखंड के जो मिजाज हैं, जो कई सारे सीमाएं हैं, कई जो सोशल जो इक्वेशंस हैं, वो सारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे एक दूसरे को वहाँ पे वो असर कर सकते हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ से चुनाव से अलग हो जाना एक बहुत साफ है कि खास करके जो वो सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे आदिवासी है, आदिवासी वहाँ पे या तो बीजेपी को वोट करते रहे हैं या जेएमएम को। तो इस वक्त अगर जेएमएम अलग हो रहा है तो इसका खामियाजा साफ साफ अगर उन विधानसभा क्षेत्रों पे देखेंगे जहाँ पर कि आदिवासी कम या ज़्यादा जितनी भी वोट संख्या हो, वो वोट कहाँ जाएगा, कहाँ शिफ्ट होगा। अगर जेएमएम नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उसका एडवांटेज बीजेपी को, एनडीए को मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि इस बात के कारण नाराज होकर पार्टी से, गठबंधन से उन्होंने ये फैसला लिया है। तो साफ साफ इसका एडवांटेज एनडीए है। इस बात पे कांग्रेस और जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं इस बात को वो समझेंगे कि जो फैक्ट्स है ये वो तथ्य हैं जिसको कि आप वो नकार नहीं सकते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें कि कांग्रेस और जो आरजेडी के बीच का जो संवादहीनता है, जो टॉप लीडर, जब भी आप गठबंधन, अमित शाह वहाँ पे हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, लगातार एनडीए की बैठक के दौर को अगर हम देखें पिछले दिनों में, जब एनडीए में भी ये समस्या आई, शुरुआत में समस्या थी, और किस तरह से उसको सुलझाने के लिए प्रोएक्टिव वे में नेताओं ने बैठक की। वो प्रोएक्टिव आप देखिए, जो आप बता रहे थे अभी कि संजय यादव फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव बात नहीं हो पा रही है, समीर जी बता रहे हैं, तो कई सारे ऐसे तथ्य हैं। ये जो संवादहीनता है, ये गठबंधन के लिए कितना कारगर होगा, ये तो गठबंधन के जो नेता हैं, जो संवादहीनता तो हमेशा खतरनाक होती है सर, तो संवादहीनता कभी काम नहीं करती। तो और प्रोएक्टिव अप्रोच होके, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उनको पता है कि किस तरह से काम करना है। मुझे लगता है कि ये बात आम चर्चा में तो नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि वोट यात्रा के बाद कांग्रेस को जीवित करने में आरजेडी ने एक भूमिका निभाई। अब वो भूमिका को अगर हम देखें, उस स्थिति को कि उससे कैसे आरजेडी निपटे, तो आरजेडी के लिए ये बेहद जरूरी है कि जो आरजेडी को करना था वो उन्होंने कर दिया। अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस विधानसभा चुनाव के लिए है ही नहीं। ये लड़ाई है कि कांग्रेस को अगर अपने आप को उत्तर प्रदेश और बिहार में खड़ा करना है तो बेहतर है कि वो आरजेडी के साथ वो संवादहीनता को बढ़ने दे, तो शायद कांग्रेस के कल के दिन में खड़े हो पाए। ये दूर की बात है, लेकिन कांग्रेस को वहां लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। आरजेडी को सब कुछ है। आज आरजेडी के लिए चुनौती है कि कांग्रेस अगर बढ़ी तो कांग्रेस खतरा जो है आरजेडी के लिए है, आरजेडी जो है खतरा कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है, जेडीयू के लिए नहीं है। ये सच्चाई है, ये राजनीतिक जमीन जो वहां पे है और जो जनाधार है उसकी लड़ाई है। तो आगे की हर पार्टी जो लड़ाई करते हैं, खास करके जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी है, वो क्या कहते हैं, हमें तैयार होना है 29 के लिए, हम आगे देखेंगे, हमारे पास बहुत समय है और हम अपनी लड़ाई को, वैचारिक लड़ाई को बीजेपी और संघ के खिलाफ और धारदार करेंगे। तो उनको संघ के खिलाफ लड़ना है। यहाँ पे ये जो लड़ाई फ्रेंडली फाइट दिख रहा है और ये गठबंधन के जो मामले हैं सुलझ नहीं पा रहा है, तो इससे जो चीजें बिगड़ेंगी या बनेंगी, ये तो गठबंधन के नेता मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2024 के चुनाव में हमने इस बात पर बड़ी चर्चा की थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन के अंदर कई सारी दरारें देखने को मिल रही हैं, कैंडिडेट नहीं फाइनल कर पा रहे हैं, लेकिन अंत में उनको फायदा हुआ था। तो क्या ये किसी फायदे में बदल सकती है? इस पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ब्रेक के बाद